हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GS सेंटर। आज 22 मई 2021 है और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको करंट अफेयर्स साथ ही स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। आज के वीडियो से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को 100% मिल सकता है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखें एंड तक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने स्वाधीनता पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश ने स्वाधीनता पुरस्कार प्रदान किया है। स्वाधीनता पुरस्कार क्या है? ये बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब ये बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो इसको हम लोग क्यों पढ़े? तो भैया जो भी अपना पड़ोसी होता है तो पता तो है, अपना भारत में पड़ोसियों का हाल चाल सबसे ज़्यादा पता होता है यहाँ के लोगों को। तो भाई हमारा ये पड़ोसी है छोटू सा बांग्लादेश, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बांग्लादेश से हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ठीक ठाक है, इसलिए इसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो अब बांग्लादेश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है उसे स्वाधीनता पुरस्कार कहा जाता है। अब बांग्लादेश की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं शेख हसीना, जो कि मैंने हमेशा प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करते रहता हूँ। शेख हसीना है कि जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ही ये कुल 9 लोगों को ये पुरस्कार देने की घोषणा की है, स्वाधीनता पुरस्कार। अब ये स्वाधीनता पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मुक्ति संग्राम, जैसा कि बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए मुक्ति संग्राम, जो कि वहाँ का बहुत बड़ा संगठन साबित हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए 1971 में। तो मुक्ति संग्राम हो गया, विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, साहित्य हो गया, संस्कृति हो गया, इन सभी क्षेत्रों में स्वाधीनता पुरस्कार को दिया जाता है। तो अब ये कुल इस बार जो 2021 में कुल 9 जो स्वाधीनता पुरस्कार है 9 लोगों को प्रदान किया गया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा। अब इस पुरस्कार में क्या होता है? इस पुरस्कार में कुल 5 लाख टका दिया जाता है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि बांग्लादेश का जो मुद्रा है उसे टका कहते हैं। तो 5 लाख टका दिया जाता है और एक साथ ही एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये बांग्लादेश का जो स्वाधीनता पुरस्कार है इसे दिया जाता है। अभी स्वाधीनता पुरस्कार के एक और नाम है इंडिपेंडेंस अवार्ड। ये नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सब आपको बारीक से पता होना चाहिए। अब ये पुरस्कार जो है 1977 से इसे लगातार हर साल दिया जा रहा है और ये बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जैसा कि अन्य तथ्य में लिखा हुआ है। ये अन्य तथ्य में जो लिखा रहता है इसे आप जरूर कॉपी में नोट करें। अगर आप कॉपी में नोट नहीं करना चाहते हैं तो इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो आप वहाँ से जाके चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ न्यूज़ अपडेट भी मैं हर घंटे देते रहता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में INS राजपूत को सेवा मुक्त करने का निर्णय लिया गया है, उसका संबंध है। अभी जो INS राजपूत है जो कि अभी हाल ही में इसका सेवा मुक्त यानी रिटायर करने का घोषणा कर दिया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। अभी भारतीय नौसेना में के युद्धपोत के रूप में काम करता था। ये बहुत बड़े बड़े युद्ध अभ्यास में भाग लिया करता था। ऑपरेशंस में, कई ऑपरेशंस में इसने काम किया है युद्ध INS राजपूत ने। जैसे कौन कौन सा ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन पवन जो कि श्रीलंका में चलाया गया था, ऑपरेशन मसलन, और यहाँ एक और है ये छुपा हुआ है, ऑपरेशन अमन, ये तो सारे। और एक ऑपरेशन कैक्टस है, यहाँ उसको भी नोट करके लिख लिया। ऑपरेशन कैक्टस कहाँ है? ये मालदीव पे, मालदीव में कुछ लोगों को बंधक आतंकवादियों के द्वारा बंधक बना लिया गया था, तो उसको छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। ठीक है, तो इन तमाम जितने भी युद्ध अभ्यास है और ये सब ऑपरेशंस में भाग लिया था कौन? हमारा ये INS राजपूत, जो कि बहुत ये बड़ा युद्धपोत था। ये हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, जितने भी है सारे जगह इसका ये ड्यूटी करता था ये। ठीक है, अब ये भारतीय नौसेना में शामिल कब हुआ था? तो 4 मई 1980 को भारतीय नौसेना में से शामिल किया गया था और भारत के पहला डिस्ट्रॉयर है, यानी पहला विध्वंसक है। ये बहुत बहुत भयंकर, बहुत खतरनाक है ये युद्धपोत था ये, मतलब अब तो ये रिटायर होने वाला है ये। ठीक है, चलिए अब ये जो INS राजपूत है इसका निर्माण कहाँ हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके इतिहास, हो सकता है क्वेश्चन इतिहास से भी इसके पूछ दे। ये जो INS राजपूत है ये अभी पिछला छत्तीसगढ़ PSC में भी इससे युद्धपोत से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ दिया था। तो ये INS राजपूत कौन सी श्रेणी में आती है? तो ये कासिन श्रेणी में आती है, इसे आप नोट करके लिख लें। इसका पूरा डिटेल पता होना चाहिए, कासिन श्रेणी में आती है। और इसका निर्माण USSR के द्वारा किया गया था, उस तत्कालीन USSR। लेकिन वर्तमान में जो इसका जो
देश है वो यूक्रेन में आता है, निकोलेव। यूक्रेन पहले यूएसएसआर का ही सदस्य था, ठीक है। अब जब से यूएसएसआर में विघटन हुआ तो यूक्रेन वहाँ से अलग हो गया। तो वर्तमान में जो इसका निर्माण होता है वो यूक्रेन में किया गया था, अगर वर्तमान समय को देखा जाए तो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने पहले बता दिया, सारे के सारे आप नोट करके लिख लें, ठीक है। अब अगला तो इसका ऑपरेशन क्या क्या था। अगला क्वेश्चन जाने से पहले इसका ऑपरेशन एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ऑपरेशन पूछा जा सकता है। ऑपरेशन पवन जो कि श्रीलंका में चलाया गया था, ऑपरेशन मसलन, और यहाँ पास ऑपरेशन क्या था, एक अमन था जो कि श्रीलंका में भी चलाया गया था, और एक यहाँ ऑपरेशन और क्या कैक्टस है, उससे आप नोट करके लिख लें, कैक्टस जो कि मालदीव में चलाया गया था, मालदीव में बंदूकों को छुड़ाने के लिए। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने डिस्कस कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को 100% मिल सकता है। भारत सरकार द्वारा डाई अमोनियम फास्फेट खाद पर कितना सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। डाई अमोनियम फास्फेट क्या है, डीएपी। जो भी स्टूडेंट अगर किसान फैमिली से संबंधित होगा तो वो डीएपी खाद को अवश्य जानता होगा, क्योंकि ये किसानों का एक सबसे बढ़िया खाद है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में यूज किया जाता है, डीएपी। तो अब डीएपी पे सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। पहले ये खाद की जो एक बोरी आती थी वो 1700 रुपये में आती थी, जिसपे 500 रुपये का सब्सिडी दिया जाता था। लेकिन अभी इसका जो सब्सिडी है वो बढ़ाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया, और वर्तमान में इसे 1200 रुपये का सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है, जो कि इस तरह से इस पर 140% का सब्सिडी बढ़ाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन है किसानों के फेवर में, ठीक है। अब जो सरकार है, भारत सरकार है, इस सब्सिडी हेतु कुल इस पर 14,775 करोड़ खर्चा करने का निर्णय लिया है, इस पूरे डीएपी पे सब्सिडी देने के लिए पूरे भारत में। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। अब वर्तमान में जो डीएपी की एक बोरी है वो किसानों को मात्र 1200 रुपये में मिल जाएगा, तो किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किस सेना के द्वारा बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना ने एक ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया है। इसमें क्या होता है कि जो भी कोविड-19 को ऑक्सीजन के रूप में जो ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता था, तो उसमें से कुछ ऑक्सीजन वेस्ट हो जाता था, या जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता था, उसे फिर से ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट करके उसका रिसाइकल करके यूज करना ही इसका मेन उद्देश्य है। अब भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। इससे पहले भी भारतीय नौसेना ने एक द्वितीय समुद्र सेतु 2 अभियान चलाया था ऑक्सीजन को के लिए, और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन ऑक्सीजन चलाया था। सारे के सारे मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा हूँ, आप वहाँ से जरूर से देख लें, नोट कर लें, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय नौसेना, ठीक। अब भारतीय नौसेना ने किया, तो भारतीय नौसेना के बारे में आपको 3-4 बात पता होना चाहिए। इसके जो अभी हेड हैं कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह इसके अभी हेड हैं, ठीक है। और इसका जो नौसेना दिवस है हर साल ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे, यानी नौसेना दिवस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये। अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, भारत में। भारत में 2022 में ये अंडर-17 महिला विश्व कप का घोषणा कौन किया है, फीफा ने किया है। फीफा क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है उसका सबसे बड़ा संस्था कौन है, फीफा है। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म आप अपने कॉपी में जरूर नोट करके लिख लें। अब फीफा ही पूरे विश्व का फुटबॉल को देख रेख करता है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिच में है, ज्यूरिच जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है ये। अब इसके जो हेड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फीफा का जो हेड है वो कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। आप इसे नोट करके लिख लें, यहाँ लिखते नहीं बन रहा है, तो आप इसे सुनकर जरूर नोट कर लें। ये तो हो गया अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप। अब फीफा ने ही 2023 में महिला विश्व कप जो सीनियर टीम होती है उसका घोषणा किया 2023 में कराने का। अब वो 2023 में कहाँ होना है, वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ जो ऑप्शन में मैंने लिख रखा है, 3 दोनों देशों में संयुक्त रूप से 2023 में जो महिला फुटबॉल विश्व कप होने वाला है उसे कराया जाएगा। ये फीफा ने इसे घोषणा किया है। तो इस तरह से फीफा से रिलेटेड है, जो कि एक फुटबॉल की बहुत बड़ी संस्था है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का
संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका के जमे हुए किनारों से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया, उसका नाम क्या रखा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रौद्योगिकी से पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। जैसा कि ये एक मोटा मोटी भारत का ये पृथ्वी का मैप है। तो पृथ्वी में यहाँ पास अंटार्कटिका है और इधर आर्कटिक है, इसको दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। अब यहीं का एक हिमकलन यहाँ पास ये पूरा बर्फीला एरिया है ये, जैसा आपको पता ही है। इसे श्वेत महासागर भी कहा जाता है। यहाँ पास ही एक वेडल सागर है, यहाँ पास ये जो कि यहाँ लिख रखा हूँ वेडल सागर है। यहीं पास एक हिमस्खलन जो कि कितना, उसका क्षेत्रफल कितना है, 4330 किलोमीटर का, इतना बड़ा क्षेत्र का यहाँ पास एक हिम टूट के और इसी वेडल सागर में यहाँ पास तैर रहा है। और ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पास ये दक्षिणी अमेरिका है, जिसका यहाँ पास एक अर्जेंटीना शहर है और यहाँ चिल्ली है। इसी के जस्ट नीचे ये हिमस्खलन टूटकर धीरे धीरे प्रवाह हो रहा है, जो कि इन जो पड़ोसी देश हैं उनके लिए काफ़ी खतरा साबित हो सकता है ये। ठीक है, अब ये जो हिमस्खलन टूट गया तो क्यों टूटता है, ये हिमस्खलन क्यों होता है? बढ़ती हुई CO2 की मात्रा अधिक से अधिक उत्सर्जन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से पृथ्वी पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े हिमस्खलन आए दिन, हिमस्खलन, लैंडस्लाइड, ये सब ताकि बहुत तमाम इस तरह के जो मुद्दे देखने सुनने को मिलते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग ही इसका मेन कारण है। अब ये जो इसका जो क्षेत्र है वो आपको पता होना चाहिए। जो ये हिमस्खलन का क्षेत्र है, इसका क्षेत्र कितना है, ये 4330 किलोमीटर है और इसकी लंबाई कितनी है, करीब 175 किलोमीटर। सोच सकते हैं कितना बहुत बड़ा ये हिम है और 25 किलोमीटर की चौड़ाई इसकी है। अब होता क्या, तो इसका जो नाम रखा गया था, नाम क्या रखा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इससे A76 ये जो नाम रखा गया, ये माना ऐसा जा रहा है कि जो इस बार का जो हिमखंड टूटा है, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिमखंड है इस बार का। इससे पहले जो हिमखंड था वो A23 था, जिसका क्षेत्रफल कितना था, 3080 किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल था। लेकिन इस बार का जो हिमस्खलन जो टूटा हुआ है, हिमखंड टूटा है, उसका कितना 4330 किलोमीटर है। इस तरह से पूरे विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड हो जाता है ये 76। और इससे पहले क्या था, A23 था। तो अब दोनों को पता होना चाहिए, दोनों को। अब ये अंटार्कटिका है यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, तो अंटार्कटिका में क्या है, पूरे देश अपने अपने एक रिसर्च सेंटर भेजे हुए हैं ताकि वहाँ की जो हिम का संबंधित वहाँ पे जैव विविधता उससे रिलेटेड सारी चीज़ें खोज किया जा सकते हैं। तो भारत भी इस होड़ में शामिल है और भारत ने भी यहाँ 3 अपनी रिसर्च सेंटर स्थापित किया, जिसमें से एक है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। आप तीनों को इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दक्षिण गंगोत्री जो कि वर्तमान में ये हिम बर्फों से ढक जाने यानी डूब जाने के कारण ये बंद हो चुका है। मैत्री स्थायी रूप से काम कर रहा है और भारती ये स्थायी रूप से भी काम कर रहा है। भारतीय जो अंतरिक्ष बोलता हूँ रिसर्च सेंटर है, इसे 2012 में स्थापित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय सबसे लेटेस्ट है ये, और ये भी स्थायी रूप से वहाँ काम कर रहा है। इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो हिमखंड टूट टूट कर जो समुद्र में चले जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरा हो सकते हैं और समुद्र के नीचे जीवों के लिए और उसमें चलने वाली जहाज़ों के लिए। तो जैसे हिम के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनका 2 अलग अलग नाम होता है, उस नाम को आपको पता होना चाहिए। एक को बर्गी बिट्स कहते हैं, एक को ग्रोलर कहते हैं। ये जो छोटे हिमखंड होते हैं, ये जहाज़ों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन्हें स्पॉट नहीं किया जा सकता है और जहाज़ों से टकरा जाते हैं, जिससे जहाज़ को डूबने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता था मैंने डिस्कस कर दिया। और इससे एक बार आप फिर से वीडियो को वापस सुनकर देखकर समझ सकते हैं कि क्या क्या बताऊँ। और यूट्यूब में एक फैसिलिटी भी है कि आप वीडियो को ज़्यादा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो आप वीडियो का पूरा दोबारा देख लें तो आपको सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ब्रिटेन में। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले भी G7 का एक विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। तो इस बार जो स्वास्थ्य मंत्रियों को होना है, तो स्वास्थ्य मंत्रियों का इस बार क्यों हो रहा है, क्योंकि इन स्वास्थ्य मंत्रियों का जो बैठक होगा ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ये जितने भी डिजिटल हेल्थ है, क्लिनिकल ट्रायल है, ग्लोबल हेल्थ सेफ्टी है, इन सब तमाम मुद्दों पे यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बैठ के यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर डिस्कस करेंगे।
अब G7 के स्वास्थ्य मंत्री, तो G7 में कौन कौन से देश हैं ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ और फिर अभी बताता हूँ, आप इसे नोट कर लें। एक ब्रिटेन है, शॉर्ट में लिखता हूँ, आप उसे नोट कर लें। ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, जापान है और अमेरिका है। भारत इसमें शामिल नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि G7 में क्या भारत हिस्सा है, नहीं है। लेकिन भारत को हमेशा गेस्ट के रूप में हमेशा बुलाया जाता है। विदेश मंत्री का जो बैठक हुआ था उसमें बुलाया गया और इस बार जो स्वास्थ्य मंत्री का बैठक है इसमें भी भारत को बुलाया गया है। ठीक है, अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कोविड-19 के केसेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस वजह से इसे इस बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कराने का निर्णय लिया गया है। अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये यूनाइटेड स्टेट में यानी अमेरिका में, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में है। तो ये तमाम चीज़ें जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की सूची में भारत के कितने स्थल को विश्व विरासत में शामिल किया गया है? इसका जो सही आंसर है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग से बना के यूट्यूब पे अपने चैनल पे DRJ GS सेंटर पे अपलोड कर दिया है और इसका वीडियो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। तो आप अगर वीडियो को नहीं देखें तो पहले वीडियो को देखें, उसके बाद इसका सही आंसर कमेंट करके बताएं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंदों के पास ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो है साथ ही स्टैटिक जी के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सबको काम आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।